बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है इस अच्छी खबर के साथ कि पाकिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ ये जो दूसरा T20 मैच अब से थोड़ी देर पहले नेशनल स्टेडियम कराची में खेला गया, 10 विकेटों से इस मैच में कामयाबी हासिल की और यूं 7 T20 इंटरनेशनल मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज को अब 1-1 से बराबर कर दिया। बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस थी पाकिस्तान की कि जहां पे पाकिस्तान ने 199 रन को चेस किया और तीसरा मौका था T20 में कि पाकिस्तान ने 200 से ज्यादा रन का हदफ चेस किया, यानी 200 या 200 से ज्यादा रन का हदफ चेस किया। इससे पहले पाकिस्तान इसी ग्राउंड पर वेस्ट इंडीज के खिलाफ ये टारगेट चेस कर चुका है। इसके अलावा फिर साउथ अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तान ने 200 या 200 प्लस टारगेट चेस किया और ये तीसरा मौका था हिस्ट्री में पाकिस्तान की T20 की कि पाकिस्तान ने 200 रन का टारगेट चेस किया। बाबर आजम ने सेंचुरी बनाई और रिजवान ने शानदार ने सेंचुरी स्कोर की। इस मैच के हवाले से बात करेंगे और आज इस मैच पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है कि जिसने नेशनल स्टेडियम में बहुत ज्यादा रन स्कोर किए, डोमेस्टिक के बड़े नाम है और उनके भरपूर तबसरे और तज्जिए ना सिर्फ आप पसंद करते हैं और यही वजह है कि हम उनको गाए बगाए अपने शो में मदऊ भी करते हैं। मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट का एक बड़ा नाम और एक ऐसा नाम कि जिन्होंने पाकिस्तान को अपनी ईगल आई के जरिए बहुत जबरदस्त स्टार्स दिए, MCB कोल्ड्स के जरिए। मेरे साथ मौजूद हैं अनवार उल हक साहब। अस्सलाम वालेकुम अनवार भाई, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम सलमान, खैरियत। इससे पहले कि मैं अनवार भाई के साथ गुफ्तगू का आगाज करूं, सबसे पहले मैच समरी। आपके सामने स्क्रीन पे मैच समरी जनाब कि जहां पर इंग्लैंड ने 55 रन की मोइन अली की नॉट आउट इनिंग की बदौलत 199 रन स्कोर किए। बड़ी जबरदस्त बरख रफ्तार इनिंग थी मोइन अली की। फिर बेन डकट 43 रन स्कोर करने में कामयाब हुए। ब्रुक ने 31 रन की इनिंग खेली। हारिस रऊफ ने 2 विकेटें हासिल की और धानी ने भी 2 मुसलसल गेंदों पर 2 विकेटें हासिल की थी और जवाब में पाकिस्तान ने मतलूबा टारगेट 19.3 ओवर में यानी 3 गेंदें कबल हासिल करते हुए इस मैच को 10 विकेटों से अपने नाम कर लिया। इंग्लैंड के खिलाफ T20 में यह पाकिस्तान की सबसे बड़ी फतह है और इससे पहले भी जो है वो रिजवान और बाबर आजम जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ 195 रन की पार्टनरशिप पहले विकेट पे बना चुके थे, तो इस रिकॉर्ड को मजीद बेहतर किया पाकिस्तान के इन दोनों ओपनर्स ने। जी नाज़रीन, ये थी इस मैच की समरी के जहां पे पाकिस्तान ने 10 विकेटों से कामयाबी हासिल की। और अब प्राइम का फॉर्मेट, आज की टॉप स्टोरीज। पाकिस्तान ने दूसरे T20 मैच में मेहमान इंग्लिश टीम को शिकस्त दे दी। पाकिस्तान की जीत में कप्तान बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की कारकर्दगी नुमाया रही। शान मसूद एक फिनिशर नहीं बल्कि वो एक ओपनिंग बल्लेबाज है। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान में से किसी एक की जगह शान से ओपनिंग करवाना चाहिए। नासिर हुसैन। शाहीन शाह अफरीदी तेजी से सेहतियाब हो रहे हैं। शाहीन अफरीदी वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा जरूर होंगे। शॉन टेट। आजम खान की कैरेबियन प्रीमियर लीग में शानदार निप सेंचुरी। भारत को फास्ट बॉलर्स की कमी और खिलाड़ियों की फिटनेस T20 वर्ल्ड कप में मुश्किलात पैदा कर सकती हैं। सलमान बट। फुटबॉल के ग्राउंड में मेरा सफर अभी खत्म नहीं हुआ। मैं वर्ल्ड कप और यूरो 2024 का हिस्सा बनना चाहता हूँ। क्रिस्टियानो रोनाल्डो। दूसरा चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान गोल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट 25 सितंबर से कोयटा में खेला जाएगा। जी नाज़रीन, ये थी आज की टॉप स्टोरीज और अब हम बात करेंगे पाकिस्तान इंग्लैंड सीरीज के दूसरे T20 इंटरनेशनल मैच के हवाले से इस मैच को डिस्कस करेंगे। अनवर भाई, सबसे पहले तो बताइए कि जो तब्दीलियां की गई दोनों टीमों में, एक तब्दीली की गई, वहाँ से डॉसन को खिलाया गया, यहाँ से नसीम शाह को रेस्ट दिया गया। ये किस तरह से आप इस तब्दीलियों को देखते हैं? क्या आपको लगता है कि दोनों टीमें अपने अपने कॉम्बिनेशन जस्ट बिफोर द T20 वर्ल्ड कप ट्राई कर रही हैं? देखिए, बात है कि नसीम उन्होंने जब एक स्पिनर्स को खिलाया तो मैं ये समझता कि उन्होंने पिच को बहुत अच्छा रीड किया। हमारे यहाँ जो खिलाया उन्होंने फास्ट बॉलर की जगह एक फास्ट बॉलर को रिप्लेस किया। मेरी अपनी नाखिस राय ये थी कि अगर आप स्पिनर्स को कोई डालते एक और को भी तो हमारे लिए और ज़्यादा बेहतर होता, क्योंकि इस पिच में फास्ट बॉलर्स के लिए कुछ भी नहीं रहा। गेंद के आप देख रहे थे कि इतने घुटने से ऊपर गेंद नहीं आ रही थी। तो ये डबल पेस कह लें, डोसाइल सॉर्ट ऑफ ए पिच इन माय ओपिनियन। दैट वाज प्योरली फॉर द बैटिंग। और इसमें अगर ब्रेक टर्न भी बॉल हो रही थी तो बहुत स्लो हो रही थी, तो बैट्समैन के पास इतना टाइम होता था कि वो कट या पुल या कहीं पे भी मार सकता है। मगर ये खुश आइंद बात है कि बाबर आजम जो है उन्होंने सेंचुरी बनाई और वो अपनी फॉर्म में वापस आ गए। वर्ल्ड कप से पहले उन्होंने ये सेंचुरी जो है ये बहुत उनके काम आएगी। पिच की बात की, आपको याद होगा कि स्क्वायर जो है ये चेंज किया है रमीज राजा साहब की हिदायत पे। स्क्वायर चेंज हुआ है और नए जो स्क्वायर के ऊपर ये मैच हो रहे हैं। जो स्क्वायर चेंज हुआ है उसमें हमने देखा कि दूसरे ही मैच में बॉल जो वो नीचे रह रहा है, बॉल इतना ऊपर नहीं आ रहा। आपको लगता है कि ये पिच जो है वो थोड़ी सी जो थी सूट नहीं कर रही थी?
देखें माजरत के साथ, अगर अब ये स्क्वायर 6 महीने के बाद ये इस नेशनल स्टेडियम पे कोई बड़ा मैच हुआ है, जो भी कुछ हुआ है, तो अगर ये स्क्वायर नया है तो ये मैं समझता हूँ कि ये इतनी एनकरेजिंग बात नहीं है। नहीं, देखें बिल्कुल मैं इसको समझता हूँ कि अगर आपने जाना ऑस्ट्रेलिया, आपने जाना न्यूजीलैंड, तो आप जो ट्राई कर रहे हैं इन पिचेस पे जा रहे हैं और अब एकदम जब आप किसी बमसी पिचेस पे जाएंगे तो आप एक्सपोज हो जाओगे ना। तो एटलीस्ट आप यहाँ हार भी जाएंगे तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा। एटलीस्ट बॉलर्स को भी चांस देना। देखें तेज बॉलर्स की तो पूरी जान निकल जाती है इस पे, इन पिचों पे। वो तो गुड लक है कि हमारे यहाँ लड़के जो है ना वो स्लोअर वन और डिस्गाइज करना जानते हैं। अच्छा, पहले मैच में हमने देखा इंग्लैंड ने जो है वो चेस किया। आज हमने देखा इंग्लैंड टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का फैसला किया। ये बोल्ड ब्रेव डिसीजन तक गो के हार गए, लेकिन रन तो उन्होंने अच्छे किए थे। मैं समझता हूँ कि बहुत बोल्ड और ब्रेव डिसीजन था ये टॉस का, जो इन्होंने कितना बड़ा हवा बनाया है पूरे पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने या दुनिया में। देखें जहाँ पे ड्यू फैक्टर होता है वहाँ पे तो टॉस जो ना थोड़ा वाइटल होता है। पाकिस्तान के अंदर ड्यू फैक्टर इतना है नहीं और मौसम ऐसा है कि उन्होंने टॉस जीत के बैटिंग की। आई सलूट टू मोइन अली और उनके थिंक टैंकों को, उन्होंने बैटिंग की, 200 रन्स किए। ये बड़ी खुश आइंद बात है कि उसका अगर अर्ली स्टेज पे उसका रिजवान बाबर का या रिजवान का कैच अगर वो कैच हो जाता तो हम पे प्रेशर पड़ जाता। मगर गुड लक थी कि हमारा जो लेकिन आज लड़कों की इंटेंट दोनों प्लेयरों की अलग थी। आज क्योंकि स्कोर बोर्ड पे 200 रन थे तो इनका एक वे ऑफ प्लेइंग बिल्कुल डिफरेंट था और ऐसे ही होना चाहिए। आपकी विकेट लूज हो जाए, पॉजिटिव अप्रोच के साथ जाएं। बिल्कुल। ऑलराइट, अनवर साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। एनालाइज कर रहे हैं अनवर भाई के साथ पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमों के दरमियान जो दूसरा T20 मैच है खेला गया और पाकिस्तान ने इसको जबरदस्त तरीके से 10 विकेटों से अपने नाम करते हुए सीरीज 1-1 से बराबर कर दी। इसमें लेंगे ब्रेक और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद गुफ्तगू करेंगे अनवर साहब से और मजीद डिस्कस करेंगे पाकिस्तान इंग्लैंड सीरीज और दीगर क्रिकेट के मामला को। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले अनवर साहब से गुफ्तगू जारी थी और अब हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान के यंगेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर, रिकॉर्ड साज खिलाड़ी हसन रजा ने। हम इंतहाई मशकूर हैं कि हसन रजा ने जी स्पोर्ट्स के लिए वक्त निकाला। अस्सलाम वालेकुम हसन, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक ठाक हूँ बिल्कुल। सलमान भाई आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अनवर साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। हसन, वक्त का मैं मुकाबला सख्त है। सबसे पहले बताएंगे पाकिस्तान ने जो ये 200 रन टारगेट चेस किया, कोई भी उम्मीद नहीं कर रहा था कि पाकिस्तान इस टारगेट को इतनी आसानी के साथ चेस कर लेगा। बतौर बैट्समैन आप किस तरह देखते हैं? क्या आपको लगता है कि जो स्लॉपी फील्डिंग थी उसने भी पाकिस्तान की मदद की? पिच भी जरा पटाखा किस्म की पिच थी, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान खेला भी बहुत अच्छा है। नवासी बहुत जबरदस्त खेला है। स्पेशली हम जो डिस्कस कर रहे हैं एशिया कप में भी, थ्रू पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप पर भी टॉप ऑर्डर जो है मुसलसल जो है कंसिस्टेंट बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दे रहा है। और मेरे ख्याल में याद होगा अगर लोगों को भी कि 2 वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट ये हाईएस्ट रन भी हो गए हैं। वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट 208 रन चेज हुए थे एज ओपनर बैट्समैन ने किए थे हाईएस्ट रन, और सेकंड जो है वो साउथ अफ्रीका ने किए 2004 रन पाकिस्तान में। अब ये थर्ड हो गए हैं, 200 रन जो है दोनों बैट्समैनों ने चेज किए हैं। तो टॉप ऑर्डर बड़ा स्ट्रॉन्ग खेल रहा है। स्पेशली बाबर आजम से जो बड़ा क्रिटिसाइज हो रहा था कि स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं करते हैं, मगर एक जो प्लेयर जिसने 10,000 9,000 रन किए हैं और 26 T20 की उसकी T20 की मिस सेंचुरियां हैं T20 में और 2 मिस सेंचुरियां हो गई हैं अपने T20 में। तो मेरा ख्याल है कि प्लेयर को जो थोड़ा चांस देना चाहिए, क्योंकि इन फॉर्म आउट फॉर्म बैट्समैन जो है वो कभी भी लाइफ में आता रहता है, मगर उसको फॉर्म दोबारा वापस आने के लिए अपने क्रिकेटिंग शॉट खेलने पड़ते हैं, जो कि इस ट्रैक पे नजर आए, इस इनिंग में नजर आए। और जब कभी भी आप पाकिस्तान टीम में आप मतलब चेस कर रहे होते हैं तो प्रेशर जो है वो 6 ओवर है ओपनरों पे आता है। तो आज जो जिस तरह रिजवान ने इनके लिए स्टार्ट किया, आउटस्टैंडिंग बैटिंग करी, क्रेडिट जाता है पिचेस पे भी जाता है। जिस तरह की कराची की पिच है, टोटली बैटिंग पिच थी और क्रॉस शॉट खेल रहे थे, ऑन साइड शॉट खेले, शफल करके आउटसाइड ऑफ स्टंप गए, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट नजर आ रहे थे। मगर स्टिल जो है आगे टेस्टिंग टाइम होगा, इंग्लैंड की टीम वापस कम बैक करके आएगी, क्योंकि मिडिल ऑर्डर तक जो है वो कामयाब नहीं हो पा रहा पाकिस्तान टीम। अच्छा हसन, ये बताइएगा कि जो बहुत ज़्यादा तनकीद होती है पाकिस्तान के ओपनर्स के ऊपर, के उनके स्ट्राइक रेट के ऊपर, जो पहला मैच खेला गया उसमें भी 9.3 ओवर में पाकिस्तान के दोनों ओपनर्स ने 83 रन स्कोर किए। आज 10 विकेटों से पाकिस्तान ने 200 रन चेस कर लिए, 10 विकेटों से इस टारगेट को जीत लिया, बगैर किसी विकेट के नुकसान के पाकिस्तान ने इस टारगेट को चेस किया। आपको लगता है कि इस सीरीज में पाकिस्तान के दोनों ओपनर्स ने अपना जो गेयर्स हैं वो चेंज किए हैं, कोई इनको इंस्ट्रक्शन मिली है इस हवाले से खेलने की, क्योंकि इंटेंट नजर आ रहा है इस सीरीज में इन दोनों ओपनर्स की जानिब से? देखिए, एक तो वर्ल्ड कप आ रहा है, उसके बाद जो टीमें अभी डिसाइड हो रही हैं, जो प्लेयर्स डिसाइड हो रहे हैं, वो यही हो रहे हैं कि कोशिश करें कि अपनी जगह बनाएं। स्पेशली जिस तरह से इंजरी के शिकार हो चुके हैं पाकिस्तान के प्लेयर, एशिया कप में भी रहे,
तो मेरा ख्याल है कि रिजवान जिस तरह से खेल रहे हैं, उनकी कोशिश ये है कि किस तरह से परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंट देता रहूँ, वो दे भी रहे हैं। वर्ल्ड कप करीब आ रहा है, 7 मैचों की ये सीरीज है, 4 जो है वो कराची नेशनल स्टेडियम में है, 3 उसके बाद लाहौर में है। तो जहां जहां उनकी बॉडी लैंग्वेज देख रहे हैं आप, किस तरह से बॉल पे मूव करके जा रहे हैं, वो कीपिंग में देखें एनर्जेटिक नजर आते हैं। तो इसमें एक प्लेयर का सेल्फ बिलीव नजर आ रहा है जो पाकिस्तान के लिए खेलने की जो है सलाहियत रखता है, वो क्वालिटी नजर आई है। 56 बॉल्स पे 110 रन बाबर आजम ने बनाए। उसके बाद जो बैटिंग कर रहे हैं आउटस्टैंडिंग वो क्लास की जो है 88 रन की इनिंग्स रिजवान ने खेली। तो और प्लेयर्स जो है डगआउट में बैठे हुए हैं, और जो पाकिस्तान की जाने वाले प्लेयर्स हैं जो खेलना चाहते हैं पाकिस्तान, इन दोनों को फॉलो भी करते हैं कि स्ट्राइक रोटेट किस तरह से करते हैं, प्लेसमेंट भी कर रहे हैं। एक जो है बाबर आजम टाइमिंग से शॉट खेलते हैं सर्कल में, उसके बाद रिजवान जो है वो अटैक करते हैं। तो टीम का कॉम्बिनेशन जो है वो मिडिल ऑर्डर में भी आना चाहिए, ना सिर्फ कि टॉप ऑर्डर में 2 बैट्समैन पे इंतजार करते रहे पाकिस्तान बैटिंग लाइन। ठीक है अनवर भाई, ये जो डिबेट है अब ओपनर्स के हवाले से, आपको लगता है कि अब तक जो 2 मैचेस हुए हैं उसके बाद इस डिबेट को खत्म हो जाना चाहिए, या आपको अभी भी लगता है कि इस तरह भी नासिर हुसैन ने कहा कि शान मसूद को ओपन करना चाहिए? अगर आप मेरी राय लेंगे तो मैं आपको ये कहूँगा कि शान मसूद को राइट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन करना चाहिए। देखिए रिजवान के पास शॉट की बहुत बड़ी रेंज है, वो मिडिल ऑर्डर में भी आके, वन डाउन पे भी आके ना, वो उनके पास हुक, कट, पुल सब चीज़ें खेलते हैं। तो मैं ये अभी भी कहूँगा कि राइट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन होगा तो बहुत अच्छा पाकिस्तान के लिए होगा, क्योंकि आगे जो बाउंसी जो पिचेज आएंगी, शान को थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलेगा, शान ओपन जाके सर्कल का थोड़ा एडवांटेज भी लेंगे और आगे आपकी क्रिकेट के लिए बहुत फायदेमंद होंगे। अच्छा हसन, अभी आप बात करते हैं इंजरीज के हवाले से बात कर रहे थे, अभी एक सलमान बट का भी स्टेटमेंट आया कि इंडिया में जो बॉलर्स की, फास्ट बॉलर की कमी भी होगी इंडियन टीम को, और इंजरीज के मसाइल से भी 2-4 है। आपको लगता है कि ऑस्ट्रेलिया में इंडिया की टीम इन दोनों हवालों से स्ट्रगल करती नजर आएगी? स्ट्रगल तो कर रही थी और पाकिस्तान भी कर रहा है। थ्रू आउट फ्रेंचाइज की लीग जितनी हो रही है, 10 से 11 लीग हो रही है पूरी दुनिया में, सब जगह खेल रहे हैं। उसके बाद पाकिस्तान टीम भी जो है वो अच्छी देती है प्लेयर्स को, कोई इंग्लैंड जाके खेल रहा है, कोई पाकिस्तान के लिए खेलता है। फ्रेंचाइज जो PSL हो रही है, ब्रांड है, उसकी भी तैयारियां हो रही थी, वहां भी खेल रहे होते हैं। तो प्लेयर्स को लुक आफ्टर अपनी खुद करनी चाहिए। और आगे ऑस्ट्रेलिया की पिचेज हैं, वहां पर आ रहे हैं, जो लगता है दुबई में आप देखें जिस तरह से ह्यूमिड बहुत ज्यादा था, 42 डिग्री में एशिया कप हो रहा था, वहां पर इंजरीज नजर आई हमें। पांड्या जैसे प्लेयर्स थे वो भी इंजर्ड हो गए, उसके बाद वसीम जूनियर थे वो भी अनफिट होकर वापस आए, हसन अली भी इंजरी का शिकार रहे। मगर केयर करनी चाहिए प्रोफेशनली, आपको पता है कि, और जो स्लॉट में प्लेयर्स हैं बेंच पे बैठे हैं उनको भी चांस देना चाहिए ताकि उनकी रिप्लेसमेंट उनकी जगह हो। ठीक है। अच्छा सर, अब पाकिस्तान के हवाले से भी खबरें आ रही हैं कि स्क्वाड में तब्दीली होगी, बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं, उनकी ख्वाहिश भी है, बहुत सारे लोगों की फरमाइश भी है उनकी है कि शोएब मलिक टीम का हिस्सा बन जाएं, और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि हारिस सोहेल कई बार टीम में इंडक्शन हो सकता है। आप समझते हैं कि पाकिस्तान की टीम में तब्दीली होनी चाहिए, और अगर तब्दीली होनी चाहिए तो शोएब मलिक का जो ट्रैक रिकॉर्ड है ऑस्ट्रेलिया में वो थोड़ा सा उनके आड़े आता है उनके सिलेक्शन के, आपका इस हवाले से क्या ख्याल है? देखिए वो तो ऑलरेडी आपको पता है शोएब मलिक ऐसे प्लेयर हैं कि जितने भी परफॉर्मेंसेज हैं उनकी स्ट्राइक रोटेट करते रहते हैं। उनको पता होता है कि वो टारगेट जो है अच्छे बॉलर्स को नहीं करते, अच्छे बॉलर को रिस्पेक्ट देनी होती है, जहां लूज बॉल आता है उस पर अटैक करते हैं। तो ये एबिलिटी हर प्लेयर्स में नहीं है। हमारे यहाँ एशिया कप में देखें कि हर बॉल को हिट करने जा रहे थे हम, और जहां पर 2 प्लेयर 3 प्लेयर बड़ी बाउंड्रीज पे आउट हुए हैं, तो आप एक प्रेशर जो है वो डेवलप करते हैं बॉलर्स पे। तो शोएब मलिक में क्वालिटी वही है कि वो एक एंड रो के भी रखते हैं, और डेप्थ की जो एंड होता है उसमें कवर भी कर लेते हैं, वो रन स्ट्राइक रोटेट करते हैं, जो कि और प्लेयर में इतना एक्सपीरियंस नहीं है। तो मेरे ख्याल में आगे अगर वर्ल्ड कप खिलाना है तो सिलेक्शन कमेटी को सोचना पड़ेगा कि लेकिन हसन एक सवाल यहाँ बनता है कि जब हमारी मिडिल ऑर्डर की बात होती है तो हम घूम फिर के क्यों माजी की तरफ जाते हैं? कश्मीर प्रीमियर लीग में आपने बड़े करीब से देखा आजम खान को, अभी वो वहाँ पे उन्होंने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली हैं, मुश्किल मुख्तलिफ सिचुएशन में अच्छी इनिंग्स खेली। अभी कैरेबियन प्रीमियर लीग में वो अच्छा खेल रहे हैं, तो क्यों हम जो है वो आजम खान जैसे जो स्ट्राइकर की तरफ नहीं देखते, या और डोमेस्टिक में कामरान गुलाम को आपने बड़े करीब से देखा, कामरान गुलाम जैसे प्लेयर की तरफ नहीं देखते। आदिल अमीन का मैं बार बार अपने शोज में जिक्र कर रहा हूँ, ये भी आपकी टीम का हिस्सा थे ओवरसीज वॉरियर्स का, इनको आपने बड़े करीब से देखा। तो हम घूम फिर के क्यों माजी की तरफ जा रहे हैं? इन प्लेयर्स को क्यों चांस नहीं दे सकते हम? माजी की तरफ इसलिए जाते हैं क्योंकि हम जो है प्लेयर को डेवलपमेंट प्रोग्राम में लेके आते नहीं है, और उसके बाद डोमेस्टिक जो करा रहे होते हैं उसमें से प्लेयर पिक नहीं करते हैं हम। और ऐसे दीगर बहुत सारे, कामरान गुलाम का नाम लिया, बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं वो खेलते रहते हैं, पूरे सीजन भी खेल रहे हैं, फ्रेंचाइज की तरफ से परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं, मगर सिलेक्शन कमेटी का काम होता है कि उनको बेंच पे बिठाएं और अपने साथ स्क्वाड में रखें,
क्योंकि अगले दिन पाकिस्तान का टीम का प्लेयर कहीं स्क्वाड में होता है और दूसरे दिन फिर वो कहीं और जाके लीग खेल रहा होता ठीक है। है। तो एक शल में अगर प्लेयर को लेंगे, उसको कॉन्फिडेंस देंगे, तो उसकी ख्वाहिश होगी वो पाकिस्तान के लिए भी खेले और परफॉर्म भी करे। ठीक है, ठीक है। हसन, आखिरी सवाल है, क्योंकि आप खुद इस चीज के विक्टिम रहे। साइम अय्यूब ने अभी परफॉर्म किया, साइम अय्यूब को अभी बात हो रही है कि हो सकता है कि उनको जो है वो स्क्वाड में शामिल कर लिया जाए। आपको लगता है ये दुरुस्त वक्त है नौजवान साइम अय्यूब को शामिल करने का, या आप ये समझते हैं कि वर्ल्ड कप के बाद जो प्रेशर है, ऑस्ट्रेलिया का जो अलग प्रेशर है, उसके बाद साइम अय्यूब जैसे यंगस्टर को शामिल करें ताकि टीम को रीफेज में या रीशेप किया जा सके? देखिए, बिल्कुल वर्ल्ड कप के बाद ही खिलाना चाहिए। फिर मैं बात करूंगा कि फवाद आलम की जगह रिप्लेसमेंट अपने टेस्ट मैच में जो है उनकी परफॉर्मेंस को खराब किया और सलमान आगा को चांस दे दिया और 4 इनिंग उनकी फेल गई हैं। अंडर प्रेशर तो आप खुद करते हैं, प्लेयर से प्लेयर की टाई आप खुद डालते हैं, जिसकी वजह से प्लेयर को कॉन्फिडेंट नहीं आता और फिर वो कॉन्फिडेंट लेवल उसको ये बरकरार नहीं रखता, जिसकी वजह से अंडर प्रेशर रहता है, उसके रिजल्ट भी फिर ऐसे ही आते हैं। तो जो बेंच पे बैठे हुए हैं, जो डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे हैं और जिनको चांस देना चाहिए, डिजर्विंग है, उनको खिलाना चाहिए। उसका स्क्वाड बना के उनको कॉन्फिडेंस दें, ना सिर्फ कि आप किसी को भी वर्ल्ड कप में लेके जाएं या बड़े मैचों में लेके जाएं तो वहाँ उतना ज्यादा परफॉर्म नहीं कर सकता। ठीक है, थैंक यू सो मच। हसन रजा हमारे साथ मौजूद थे, अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे पाकिस्तान टीम के हवाले से और वर्ल्ड कप के हवाले से। अनवर भाई, यही सब आपकी बड़ी ज़बरदस्त ईगल आई है टैलेंट को परखने के हवाले से, नो डाउट इसमें, ये नहीं कि आप सामने बैठे, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, आपका रिकॉर्ड इस बात की अक्कासी करता है। साइम अय्यूब या दूसरे यंगस्टर इस तरह भी हारिस हैं, उनको वर्ल्ड कप में शामिल करना आप समझते हैं मुनासिब है? क्योंकि साइम अय्यूब के लिए कहा जा रहा है कि शायद उनको स्क्वाड में शामिल किया जाए, या आप समझते हैं कि वर्ल्ड कप के बाद टीम को रीबिल्डिंग प्रोसेस में डाला जाए? मैं ये समझता हूँ क्योंकि वर्ल्ड कप के बाद डाला जाए। देखिए, अभी वो बहुत यंग बच्चा है, ही इज़ डूइंग गुड, उसमें स्पार्क है, उसमें नज़र आता है कि ये पाकिस्तान का फ्यूचर है। और इसी तरह कामरान गुलाम के साथ जो है सरासर जाती है, उसने पाकिस्तान का पत्नी 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ा था, 40 साल का, तो सादत अली का तोड़ा। तो मेरी ये समझ में नहीं आता कि उस शख्स के साथ क्यों जाती की जाती है। कुछ लड़के 1-1, 2-2 100 रन करते हैं, वो पाकिस्तान की टीम का हिस्सा बन जाते हैं। तो सवाल ही पता है उसका क्या कसूर है? उसको आप मिडिल ऑर्डर आप देखें, आसिफ पे और इफ्तिखार पे रिलाई कर रहे हैं, तो व्हाई नॉट दिस गाय? अच्छा, ये जो अभी डिबेट चल रही है, शोएब मलिक को इंडक्ट कर लिया जाए या हारिस सोहेल को लाया जाए, हारिस सोहेल के फिटनेस के इशूज शुरू से साथ चल रहे हैं, शोएब मलिक का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है ऑस्ट्रेलिया में। अगर आप मेरी बात माने या मेरी इस पर राय लें तो मैं कहता हूँ शोएब मलिक की जो इंडक्शन है इस वर्ल्ड कप के लिए, देखिए उनके क्रिकेट ऑलमोस्ट खत्म है, वो फ्रेंचाइज लीग वगैरह खेल रहे होते हैं, सब कुछ है, ही इज अ डैम फिट गाय। और उनके सबसे बड़ी बात है कि इज अ वेरी गुड फिनिशर। शोएब मलिक के मैं फेवर में हूँ, इसलिए फेवर में हूँ कि देखें बात है कि वहाँ पे तजर्बेकार खिलाड़ियों की जरूरत होगी, वो थोड़ा वहाँ के जो ट्रैक्स हैं, क्योंकि वो परफॉर्मेंस तो नहीं उनकी वहाँ पे। परफॉर्मेंस बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आप पहले ये देखें कि जिस वक्त उनकी जो बैटिंग पे जब गए तो कितने ओवर बचे थे, सिचुएशन क्या थी, ये हमें सब कुछ देखना पड़ता है। देखें ना, आप अगर ऐसे सिचुएशन में गए जहाँ पे 14 रन का एवरेज करना है तो वो बंदा डेफिनेटली वो हिट आउट करेगा ना। उसमें अगर आप तो यही चीज तो आसिफ अली को बचा जाती है। यही तो मेरा मकसद है कि देखें जो सिलेक्टर्स बैठे हैं वो उनको ये देखना चाहिए कि आया जो टारगेट दिया है, जो उनको रोल दिया है वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं, और एग्जीक्यूट करते हुए आउट हो जाते हैं ना, उसकी इनिंग काउंट नहीं करनी चाहिए, इसलिए कि वो डिमांड करिए टीम के मुताबिक खेलना। ठीक है, ऑलराइट। ये हसन रजा इस ब्रेक में हमारे साथ थे, अनवर भाई के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। ब्रेक लेंगे, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद डिस्कस करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात को। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हसन रजा और अनवारुल्लाह साहब से हम गुफ्तगू कर रहे थे, और अब हमें ज्वाइन किया जबरदस्त ऑफ स्पिनर क्वालिफाइड कोच हारिस अहमद खान साहब ने। अस्सलाम वालेकुम हारिस भाई। वालेकुम सलाम अली। हारिस भाई, शो में आपको खुश आमदेद कहते हैं। अनवारुल्लाह साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान जिस अंदाज से जीता है, आपको क्या लगता है कि अब जो इंटेंट है हमारे ओपनर्स की आपको चेंज होती नजर आ रही है? जितना क्रिटिसिज्म हुआ, आपको लगता है कि अब अपने गेयर्स इन्होंने सिर्फ क्या इस 1-2 मैचेस में चेंज किए, या आपको लगता है कि अब हमें तब्दीली नजर आएगी? लेकिन हम क्रिटिसाइज ही गलत कर रहे थे। सबसे पहली बात, जो भी क्रिटिसाइज कर रहे थे वो गलत कर रहे थे। आपको प्रीवियस रिकॉर्ड देखना चाहिए था कि ये जो दोनों पेयर है, इन्होंने मेजॉरिटी ऑफ द इनिंग्स में पाकिस्तान को अच्छा स्टार्ट दिया। ये पाकिस्तान का जो मिडिल ऑर्डर था वो क्लिक नहीं कर पा रहा था, और शायद उसकी वजह ये थी कि ये क्रिटिसाइज इन पे इसलिए आ रहा था, ये दोनों 10 ओवर खेल लेते हैं, और अगर 90 रन या 80 रन भी करते हैं तो अगर ज्यादा की एवरेज चाहिए होती है तो उनको बॉलें कम मिलती है मिडिल ऑर्डर को, और वो जो स्लॉग करने जाते हैं और आउट हो जाते हैं। तो इसमें जो है ये चीज पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर जो है वो वरिंग है। और आप ये देखें कि अगर स्टैट्स देखेंगे तो बाबर और रिजवान जो है नंबर 1 और नंबर 2 बैटर है।
तो इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। ठीक है, तो इन पे क्रिटिसिज्म जो था वो गलत था। लेकिन ये स्ट्राइक रेट के ऊपर क्रिटिसिज्म था ना कि ये इतना स्लो खेल कर आते हैं कि फिर नीचे वालों को 10-12 रन का एवरेज चेस करना पड़ता है, उनके पास हिट आउट के अलावा कोई और ऑप्शन होता नहीं है। असल वजह पाकिस्तान की हिस्ट्री उठा के देख लो, अपना वनडे की भी और T20 की, पाकिस्तान हमेशा से इसी स्ट्रेटजी से खेलता है कि शुरू का स्टार्ट उसको ऐसा मिल जाए कि जो कि 5 या 6 ओवर में 40 या 50 रन हो जाए, विकेट इंटैक्ट रहे और आखिरी 5-6 ओवर में ये हिट आउट तो सर जब हम सिस्टम पूरी दुनिया का अडॉप्ट कर रहे हैं, डोमेस्टिक का फॉर्मेट जो है वो कभी इंग्लैंड का कभी ऑस्ट्रेलिया का अडॉप्ट कर रहे हैं, जो ड्रॉप इन पिचेस हम न्यूजीलैंड से अडॉप्ट कर रहे हैं, मट्टी हम ऑस्ट्रेलिया से मंगवाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वे ऑफ स्टाइल क्यों हम चेंज नहीं कर सकते? हम अपनी हिस्ट्री को क्यों फॉलो कर रहे हैं? देखिए, मट्टी मंगाने का ऑस्ट्रेलिया का ये तो बहुत ही जहनी पसमानदगी की वो है कि वो जो वहां से सैंड आएगी वो किस तरह से मिक्सअप होगी यहाँ की सैंड के साथ। अब ये तो कोई बहुत ही टेक्निकल आदमी इस चीज पे कर सकता है, लेकिन मेरी जो नाक़िस राय है उसमें ये जो है ना, ये सोच ही गलत थी, नंबर 1। फिर ड्रॉप इन पिचेस जो है पाकिस्तान में, उसका एक्सपेरिमेंट मेरे ख्याल से तो कामयाब नहीं हो सकता। वो इतनी एक्सपेंसिव आपको पड़ेंगी कि आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते। 37 करोड़ की 2 पिचेस आ रही थी। तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि आप कैसे अफोर्ड करेंगे, नहीं कर सकते अफोर्ड। सही। तो ये तो इसके बारे में सोचना ही फजूल है। ठीक है, अच्छा, आप जो है यहाँ पर जितने भी क्यूरेटर आप बना सकते हैं, एजुकेट कर सकते हैं, ट्रेन कर सकते हैं, आप करें। क्यों नहीं कर सकते? जब आप इतनी इन्वेस्टमेंट हर जगह पे कर रहे हैं तो पीसीबी के पास जो है फाइनेंस की कोई कमी भी नहीं है, तो क्यों नहीं आप करते कि आप क्यूरेटर लें उनको, या डोमेस्टिक एक्सपीरियंस भी दें उनको, बाहर ट्रेनिंग के लिए भी भेजें। व्हाई नॉट? ठीक है, अच्छा अनवर भाई, ये जो अभी आप भी इन्हीं पिचेस के ऊपर खेले हैं, आपने बड़े अच्छे फास्ट बॉलर को खेला है, हारिस भाई और आप लोग जिस दौर में खेले हैं बड़ी कॉम्पिटिटिव क्रिकेट होती थी और टेस्ट क्रिकेटर बाहर बैठे होते थे और फर्स्ट क्लास क्रिकेटर अंदर खेल रहे होते, इतनी जो है कॉम्पिटिटिव क्रिकेट होती थी। क्या आपको लगता है कि ड्रॉप इन पिचेस या मट्टी बाहर से मंगाना ये पाकिस्तानी क्रिकेट के मसाइल का हल है? नहीं, ये इसका मसाइल का हल नहीं है। हमें अपनी प्रिपरेशन खुद करनी चाहिए। जैसे हारिस ने बात की है, देखिए क्यूरेटर्स का भी देखें कसूर नहीं होता है। इसको आपको फैक्ट बात ये बताऊं कि जो हमारी जो थिंक टैंक जो होती है, जो हमारे कप्तान भी जो होते हैं, वो इस तरह, अगर कप्तान जो है बैट्समैन है तो उसकी जो इंटेंट होगी या जीत के जितने भी लोग होते हैं कि बैटिंग पैराडाइज पिच बने, तो उसका हल ये होता है कि अगर पिच पे ग्रास भी होती है तो 2 दिन पहले जो है वो आके कहते हैं कि यार इसको जो है उड़ा दो और ये बैटिंग जो ना पैराडाइज बना दो। ये हल नहीं है। देखिए, आप मैच तो आप जीत गए, आज आपने जो पिच का बिहेवियर देखा है, ये आप ये सोच सकते हैं कि पाकिस्तान की ये पिच है, इस पर 200 रन पे 200 रन हो गए। ठीक है, होते हैं, बिल्कुल होते हैं, मगर आप ये देखें इतनी स्लो टर्न हो रही थी, बॉल जो है ना गोटे से ऊपर नहीं आ रही थी, तो इसमें आप किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं? आप जा रहे हैं वर्ल्ड कप खेलने, आप जा रहे हैं न्यूजीलैंड खेलने, तो वहाँ पर कोई ये वाली पिचों का मेयार थोड़ी होगा वहाँ पर। अच्छा हारिस भाई, आखिरी सवाल है, आप क्योंकि क्वालिफाइड कोच हैं तो आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए, ये जो हमारे शाहिद महबूब साहब हैं, ये नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर जो कराची की एकेडमी है, यहाँ पे ये मौजूद है, उसके बाद आपको क्या लगता है इनका रोल क्या है? क्योंकि अभी जो है वो शाहीन शाह के साथ जो है उमर रशीद को भेजने की बात हो रही थी और इससे पहले भी हसनैन के साथ जब हुआ सिलसिला, उनका बॉलिंग एक्शन क्लियर कराने की कोशिश की गई, तो जब भी उमर रशीद साहब को लगाया गया, तो फिर ये शाहिद महबूब जो क्वालिफाइड कोच है, प्रूवन प्लेयर हैं, वर्ल्ड कप खेले हुए हैं, तो फिर इनसे क्यों इतनी मदद नहीं ली जाती? देखें जी, पाकिस्तान में पीआर गेम है, ये तो आपको भी पता है, ये मैं भी जानता हूँ। ठीक है, शाहिद महबूब का किस तरह से अपॉइंट हुआ है ये भी मैं जानता हूँ कि किस तरह उस बेचारे को खुद अप्रोच करना पड़ा। हालांकि वो टैलेंटेड भी है, स्मार्ट भी है, क्वालिफाइड भी है। उसने ये जितने पाकिस्तान में ज्यादातर अब कोचेस जो इंग्लैंड से कोचिंग करके आए, ये इनका ट्यूटर था शाहिद महबूब वहां पर इंग्लैंड में। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि उसकी जो यहाँ आप जलाल के साथ देख लेना, मैं ये नहीं इसलिए नहीं कह रहा कि जलाल मेरा दोस्त है, कि सबसे ज्यादा क्वालिफाइड पर्सन जो पाकिस्तान में अवेलेबल था इस वक्त, और डोमेस्टिक को आपने इम्प्रूव करना है, उसके लिए आइडियल पर्सन था। आपने उसकी जो है जो सलाहियत जो है उसकी, उस आपने हासिल नहीं कर सके और उसका टैलेंट को यूटिलाइज नहीं कर सके और वो मायूस होकर यहाँ से चला गया। क्या करे ऐसे में बंदा? तो ये हमारे पास है, मैं रोता चला आ रहा हूँ पिछले 22 साल से कि मैं स्पेसिफिक बताया ना, स्पेसिफिक बताया। ये जो शाहिद महबूब की मौजूदगी के बावजूद, जिस तरह आप खुद कह रहे हैं कि ट्यूटर रहे हैं वो, उन्होंने असाइनमेंट कराया यहाँ के कोचेस को, और इस्तेमाल हम करते हैं फिर ताहिर रशीद, उमर रशीद साहब को।
देखो उमर रशीद भी क्वालिफाइड है, लेवल 4 वो भी क्वालिफाइड कोच है, उसने भी इंग्लैंड में कोचिंग की है। लेकिन बात यह है कि फेवरेटिज्म तो है ना यहाँ पर, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। सही। तो कहीं किसी को जो है वो पसंद है। अच्छा, आप सर फेवरेटिज्म की बात करें, वक्त कम है, तो आप अभी जो टीम में तब्दीली की बात हो रही है, तब्दीली के साथ साथ मैंने अनवर भाई से भी सवाल किया था, हसन रजा से भी किया था कि अगर तब्दीली की बात हो रही है तो फिर एक ही नाम क्यों सामने आ रहा है, शोएब मलिक का? आपको लगता है कि वापस घूम फिर के शोएब मलिक की जानिब जाना सही है, क्योंकि उनका ट्रैक रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया में इतना अच्छा है नहीं? यह कोई मखसूस लॉबी काम कर रही है कि शोएब मलिक टीम में आ जाए? ऐसा सेंसिबल अली, आपको कोई ऐसा सेंसिबल एक्सपीरियंस सिचुएशन को एब्जॉर्ब करने वाला बैटर चाहिए, जो मेरे ख्याल से अवेलेबल प्लेस में शोएब मलिक है। जिस तरह से आपके मिडिल ऑर्डर एक्सपोज हुआ एशिया कप में या यहाँ पिछले मैच में, तो आपने देख लिया कि आपका चौथे नंबर से जो है इफ्तिखार आ रहा था, फिर आपका खुशदिल शाह, फिर मोहम्मद आसिफ, ये उस किस्म के तो सर ये आपको नजर आ रहा है ना हारिस भाई, ये चीज आपको नजर आ रही है, हम शोज करते हैं, हमें नजर आ रही है, अनवर भाई हमारे शोज का हिस्सा होते हैं, इनको नजर आ रही है। चीफ सिलेक्टर तो कहता है वो कंसिस्टेंसी देखते हुए हम टीम सिलेक्ट कर रहे हैं, चीफ सिलेक्टर को नजर नहीं आ रहा कि जो चीज आप लोग एनालाइज कर रहे हैं? देखिए, मैं एक बात और फिर बताते चलूं कि बहुत काफी दिन पहले की बात है, बल्कि सालों की बात है। यूनुस फिट था, सब कुछ था, लेकिन ये यूनुस को नहीं खिलाते थे। तो जब मेरी इनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि जी यूनुस के बारे में हमने सोचना छोड़ दिया, लेकिन उसका कमबैक कैसा हुआ सारी दुनिया ने देखा। बिल्कुल। अब शोएब मलिक के बारे में लोग ये कह रहे हैं कि जनाब अब उसका टाइम ओवर हो चुका है, हमने यंग ब्लड को देखना है। अब यंग ब्लड को देखना है तो आप, मेरी नजर में हमेशा से एक बात रही है कि अगर कोई सीनियर प्लेयर 40 का भी है, 42 का भी है, वो फिट भी है और वो परफॉर्म भी कर रहा है, ठीक है, तो आप उसको यूटिलाइज करो। ठीक है, वर्ल्ड कप ठीक है हारिस भाई, वक्त बड़ा महदूद है, आपको यूटिलाइज करना चाहिए। ठीक है हारिस भाई, वक्त बड़ा महदूद है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे हमारे अब स्टूडियो का हिस्सा बने, क्योंकि गुफ्तगू में थोड़ी सी तशनगी इस वक्त रह जाएगी। थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद थे। अनवर भाई जाते थे फाइनल नोट के ऊपर, अब जो सीरीज ये 1-1 से अब ये लेवल हो चुकी है, अब इस सीरीज में कितना इंटरेस्ट हो गया? आपको लगता है कि आने वाले मैचेस में हम मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि हमारी ये होम सीरीज है? अभी आज हमने देखा हसनैन ने रन दे दिए हैं, उस्मान कादिर ने रन दे दिए हैं, जाहिद महमूद ये इस टाइप के दूसरे बॉलर को इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए बिल्कुल करना चाहिए। देखिए आपके पास एक आइडियल सिचुएशन है, अभी आप 1-1 से बराबर है ना, अभी आपके पास 5 मैच और बाकी हैं। देखिए ये प्रिपरेशन इसी तरीके से होता है कि आपने लोगों को अपने कॉन्फिडेंस किस तरह देना है। अब आप इफ्तिखार को जो खिला रहे हैं तो वो एक्चुअली ऑफ स्पिनर भी है ना। अब मेरी ये समझ में बात ही नहीं आती है कि उसको गेंद ही नहीं कराते हैं, तो आप उसको एक बॉलिंग और बैटिंग ऑलराउंडर के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑलराउंडर के तौर पर इफ्तिखार को इस्तेमाल करना चाहिए। थैंक यू सो मच अनवर भाई, आप हमारे साथ मौजूद थे। आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे मुलाकात होगी। इस वीक का हमारा ये लास्ट शो था, हमें उम्मीद है कि इस हफ्ते के शोज आपको पसंद आए होंगे। अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ अगले पीर तक के लिए इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।